स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हमारे सभी स्टूडेंट्स आज बहुत ही फ्रेश दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे मूड में दिख रहे हैं और बहुत ही एनर्जेटिक दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? एक्सेलरेशन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन डिस्कस किया था। क्या किया था बच्चों? कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन डिस्कस किया था। वो एक्सेलरेशन की कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जब आप में से बड़े हो करके जो इंजीनियर बनना चाहेंगे, जो मेडिकल की प्रिपरेशन करना चाहेंगे, जो NTSC क्वालिफाई करना चाहेंगे, जो आर्मी ऑफिसर बनना चाहेंगे, वहाँ भी जो साइंस के न्यूमेरिकल आएंगे उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप ऐसा मत सोचना कि केवल हम इसी 9th के पर्पज से ही ये क्लास पढ़ रहे हैं, ये आपके फ्यूचर के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो हमें इसको बहुत अच्छे से समझना है। आज का टॉपिक है स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हम लोगों का स्टूडेंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। क्या बच्चों? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जब आप अपने घरों में टीवी देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, तो आप देखते हैं वहाँ पर ग्राफ बन करके आ जाता है किसका रन स्कोर कितना है, किसका रन रेट कितना है, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। जब आप लोग शेयर मार्केट देखते हैं तो वो देखिए ग्राफ के रूप में आ जाता है, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो कोई भी चीज़ बेटा जब वो पिक्चर के फॉर्म में होती है, डायग्राम के फॉर्म में होती है, तो उसको समझना, अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। इसको कहते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं बच्चों? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम चाहते हैं कि हमने जो अभी तक मोशन स्टडी किया उसको हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से शो करें, मीन्स उसको हम डायग्राम के द्वारा शो करें। तो जब भी हम किसी एक मूविंग ऑब्जेक्ट की मोशन को डायग्राम के द्वारा डिस्कस करते हैं तो हम उसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। क्या कहते हैं बच्चों? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो अब हम ग्राफ के थ्रू स्टडी करेंगे कि बॉडी की मोशन क्या है, बॉडी की पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, बॉडी की वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, वेलोसिटी टाइम पर कैसे डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन टाइम पर कैसे डिपेंड करता है, ग्राफ हमें क्या शो करता है, ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा। ये ढेर सारी बातें हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और हमें बड़ी खुशी होती है। आई बिकम वेरी हैप्पी कि आप इतने बेसब्री से, आप इतने क्यूरियोसिटी से क्लास का इंतजार करते हैं, क्लास को आप सुनते हैं। आप बड़े ही अच्छे स्टूडेंट हैं, बड़ा ही पेशेंस है आप में और आपको बहुत आगे तक जाना है। तो अब हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। इसके पहले टॉपिक 1 में हमने डिस्कस किया था एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन में हमने प्रीवियस क्लास में बताया था, आपको थोड़ा फिर रिव्यू दे दूं। हमने बताया था बेटा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मीन्स किसी भी बॉडी की वेलोसिटी यूनिट टाइम में जितना चेंज होती है वो हम एक्सेलरेशन उसे बोलते हैं। जैसे सपोज कर लो कोई बॉडी जब ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो जाती है, तो हम कहेंगे उसमें एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर किसी बॉडी को नीचे से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करते हो तो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हर सेकंड डिक्रीज हो जाती है, तो हम कहते हैं उसमें डी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो एक्सेलरेशन हमें ये बताता है कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो यूनिट टाइम में कितना चेंज हो रही है, कितना इंक्रीज हो रही है या कितना डिक्रीज हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बताता है। ओके, ये बात समझ में आई? यस सर। अब दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है
हमने आपको दो वर्ड बताया था, एक एक्सेलरेशन और एक रिटार्डेशन। एक एक्सेलरेशन, एक रिटार्डेशन। मैंने आपको ये बताया था बेटा कि जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ग्रेटर हो, जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ग्रेटर हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। हम कहते हैं वो बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है। एग्जाम्पल बताया था, जब आप बाइक या कार चलाते हैं और किसी को देख करके स्टंट लेते हैं, धूम करते हैं, तो उस केस में क्या है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, वो एक्सेलरेटेड मोशन होती है। लेकिन आगे आपको कोई दिख जाता है, उससे मिलने के लिए जब आप ब्रेक से अप्लाई करते हैं तो उस केस में आपकी बाइक या कार स्लो हो जाती है, तो उसको रिटार्डेशन कहते हैं। निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब एक क्वेश्चन यही और माइंड में उठता है कि एक्सेलरेशन को कब हम पॉजिटिव लेते हैं, कब हम निगेटिव लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान से सुनना है कि एक्सेलरेशन कब हम पॉजिटिव लेते हैं और कब निगेटिव लेते हैं। कोई बताएगा आप में से स्टूडेंट? कौन बताएगा? रेज योर हैंड। वेरी गुड, वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। नेक्स्ट आप बताएंगे? वेरी गुड, ब्रिलियंट स्टूडेंट। हमारे बच्चे बड़े ब्रिलियंट हैं, बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है आपकी। फिजिक्स आपके लिए बड़ी इजी लगती है आपको, फिजिक्स में आप बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं। ओके, बिल्कुल सही बताया बच्चों आपने। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, हम आपको बता दें। जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव लेते हैं, और जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो एक्सेलरेशन को हम निगेटिव लेते हैं। सपोज कर लो कि आप जो है राइट डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपकी वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मोशन में होती है उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होती है। तो अगर आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपकी वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में होगी, अगर आप लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपकी वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में होगी। अगर आप अपवर्ड किसी बॉडी को थ्रो कर रहे हो तो आपकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड गिर रही है तो उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मोशन में होती है उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों सेम होता है। ओके, अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन के लिए आपको ये देखना है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या स्पीड इंक्रीज हो रही है बॉडी की, तब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उस केस में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये बात बच्चों फिर से सुन लो, जब भी किसी बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो रही हो, मीन्स वो स्पीड अप हो रही हो, उस केस में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होते हैं और एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लिया जाता है। जब भी वेलोसिटी या स्पीड डिक्रीज हो रही हो तो उस केस में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एक्सेलरेशन को माइनस में लिया जाता है। इसको हम देखिए ऐसे आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ सामने डायग्राम देखो, यहाँ पर देखिए हमने क्या राइट किया है। देखिए बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो रही है, जब अपवर्ड एरो हो तो ये इंक्रीमेंट को शो करता है, ये इंक्रीज होने को बताता है। डाउनवर्ड एरो हो तो ये डिक्रीज होने को बताता है। तो जब देखिए यहाँ से यहाँ पर स्पीड इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो देखिए एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है। क्या है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है। यहाँ सेकंड के केस में देखिए स्पीड डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव। स्पीड डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव। देखिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के
अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आपको ये बात इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जब भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही हो तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। और जब भी किसी बॉडी की स्पीड डिक्रीज हो रही हो, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक्सेलरेशन को आप नेगेटिव लेंगे न्यूमेरिकल में। ओके, दूसरी बात ध्यान रखो, इसका एग्जांपल मैं बता दूं। जब आप एक्सेलरेट करते हो बाइक को तो उस केस में स्पीड इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होती है। जब आप ब्रेक से अप्लाई करते हो तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और स्पीड डिक्रीज करती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन को पॉजिटिव कब लेना है, निगेटिव कब लेना है। एक बात यहीं और हम बता दें तो उस केस में फिर हम लोग ग्राफ पर डिस्कशन करें, एक चीज और डिस्कस कर दें तो ग्राफ पर डिस्कस करें। ओके ओके, एक बात यहीं और याद रखना कि जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का सेम साइन हो, क्या हो, दोनों का सेम साइन हो, दोनों सेम साइन के हों तो स्पीड इंक्रीज करेगी, और जब दोनों अपोजिट साइन के हों तो स्पीड डिक्रीज करेगी। मतलब क्या हुआ, जब भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का जो साइन हो वही उसकी एक्सेलरेशन का साइन हो तो उस केस में स्पीड इंक्रीज करती है। मान लीजिए वेलोसिटी प्लस में है और एक्सेलरेशन भी प्लस में है तो उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी। मान लीजिए वेलोसिटी प्लस में है, एक्सेलरेशन माइनस में है तो स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम साइन के होते हैं तो स्पीड इंक्रीज करती है, और जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट साइन के होते हैं तो उस केस में स्पीड क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब एक बात और डिस्कस कर दें तब हम ग्राफ पर आए। देखिए दूसरी बात क्या है, टॉपिक 02। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये दूसरी बात आपको बड़े ध्यान से समझना है। हम समझते हैं 9th ये क्लास हमारा सबसे ओबीडियंट क्लास है, ये है बहुत कहना हमारा मानता है, ठीक है ना। हम बड़े खुश रहते हैं इस क्लास से। देखिए अब दूसरा मैं आपसे इंटरेक्शन भी कर चुका हूँ। देखिए दूसरी बात क्या है, अब जब एक्सेलरेशन की हम बात किए तो आपको पता है कि यूनिट टाइम में वेलोसिटी में जितना चेंज होगा वही एक्सेलरेशन बोलोगे आप। यूनिट टाइम में वेलोसिटी में जितना चेंज होगा वही एक्सेलरेशन बोलोगे। मतलब 1 सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है उसे एक्सेलरेशन बोलोगे आप लोग। वो एक्सेलरेशन अगर अर्थ की वजह से है तो उसे आप बोलोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर वो एक्सेलरेशन अर्थ की वजह से है, किसी बॉडी को आप ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हो या डाउनवर्ड वो गिर रही है तो वहां पर अर्थ के फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आएगा तो उसे आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहोगे। क्या कहोगे बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहोगे। मीन्स बेटा ध्यान से सुनो। देखिए ये आपकी अर्थ है, क्या है, आपकी अर्थ है, मेरी भी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है। देखिए यहां से एक बॉडी को आपने अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, एक बॉडी को ये अपवर्ड प्रोजेक्ट किया। देखिए यहाँ एक बॉडी ये डाउनवर्ड आ रही है तो यहाँ देखिए ये दोनों बॉडी, ये बॉडी नंबर 1 है, ये बॉडी नंबर 2 है।
ये बॉडी नंबर 1 है, ये बॉडी नंबर 2 है। ये दोनों बॉडी अर्थ के इन्फ्लुएंस में मूव कर रही हैं, अर्थ के अंडर ग्रेविटी में मूव कर रही हैं। इन दोनों बॉडी पर अर्थ का फोर्स लग रहा होगा, अर्थ इनको अट्रैक्ट कर रही होगी। तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा उस एक्सेलरेशन को हम एक स्पेशल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? स्पेशल नाम देते हैं। उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में, कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ के इन्फ्लुएंस में, अर्थ के इफेक्ट में मूव कर रही हो तो उसकी वेलोसिटी में जो पर यूनिट टाइम में चेंज होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। उसको किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स? देखिए स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल जी से। अब स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। स्मॉल जी की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसकी एक्चुअल वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो जब भी आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, किसी बॉडी को आप अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे या डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे, क्या अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे या डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे, उस समय न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू को आप लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखेंगे, या अगर गिवन होगा तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट करेंगे। तो सुनिए बच्चों, जब भी किसी बॉडी को आप अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे या डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे, उस केस में एक्सेलरेशन को A=G लेना है, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और फिर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो इस बात को मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, मेरे साथ सभी बच्चे बोलेंगे। जब भी कोई बॉडी अर्थ के इन्फ्लुएंस में मूव कर रही होती है, उसमें प्रोड्यूस हुए एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इसे स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। स्क्वायर होती है। अगर न्यूमेरिकल में जी की वैल्यू नहीं दी गई है तो हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, और अगर दे दी गई है तो हम वही वैल्यू पुट करेंगे। और जब भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, कोई बॉडी अपवर्ड जा रही होगी या डाउनवर्ड जा रही होगी, तो इस एक्सेलरेशन का यूज हम करेंगे। ये बात क्लियर? और एक बात और, जब आप किसी बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट करोगे तो हाईएस्ट पॉइंट पर, जब किसी बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट करोगे तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एक मोमेंट के लिए, केवल एक पर्टिकुलर सेकंड के लिए वहां पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी, वहां वो बॉडी रुक जाएगी, फिर वापस आना शुरू होगी। लेकिन जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर होगी उसकी वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। एक्सेलरेशन जी के बराबर उसमें एक्ट कर रहा होगा। तो याद रखना, ये जरूरी नहीं है कि किसी बॉडी की अगर वेलोसिटी 0 हो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में तो एक्सेलरेशन भी 0 हो। वेलोसिटी 0 हो भी सकती है तो एक्सेलरेशन 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अभी हमने एग्जांपल बताया कि जब कोई बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर होती है तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं होता, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है। तो आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया गया होगा कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी बॉडी की वेलोसिटी 0 हो लेकिन एक्सेलरेशन 0 ना हो? हाँ, पॉसिबल है। तो आंसर में क्या लिखोगे अपने नोटबुक में? यस, इट इज पॉसिबल। हाँ, ये पॉसिबल है। When a body is projected upward at the highest point, the velocity of the body becomes 0, but the acceleration is not 0, it is equal to g। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल अभी आगे आप बड़े होके पढ़ोगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग स्टडी करते हैं, वहां भी यही सिचुएशन होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब एक बात यही छोटी सी और बता दें, तब हम लोग ग्राफ पर आए। ये दूसरा पॉइंट आपको बताया। अब थर्ड पॉइंट पर हम डिस्कस कर लें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों।
एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। रीजन क्या है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, और चेंज इन वेलोसिटी एक वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, और तो एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन में दोनों चीजें होंगी, एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगी, एक मैग्नीट्यूड होगा एक डायरेक्शन होगी। जैसे जब कोई बॉडी नीचे की ओर गिरती है तो एक्सेलरेशन होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड, तो ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैग्नीट्यूड हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गई, तो दोनों चीज हो गई, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अब जब आप कहते हो देखिए एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें दोनों चीज होती है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। हम एक एग्जांपल लें, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो यहाँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये मैग्नीट्यूड है और ये डाउनवर्ड ये क्या है, डायरेक्शन है। तो एक्सेलरेशन में दो चीज होता है, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। हम एग्जांपल लेके बताएं, देखिए a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड, तो देखिए ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, डाउनवर्ड क्या है, डायरेक्शन है, डाउनवर्ड क्या है, डायरेक्शन है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट तभी होगा जब ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, मींस ये 10 का 10 फिक्स रहे, और ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो। अगर इनमें से कोई भी चेंज हो गया तो एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट तभी होगा जब एक्सेलरेशन का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो और ना डायरेक्शन चेंज हो, और ना डायरेक्शन चेंज हो। तो याद रखना, एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स कांस्टेंट तभी कहलाएगा जब एक्सेलरेशन का ना मैग्नीट्यूड चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो। तो जब कहीं लिखा हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या लिखा हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो अब यहां पर दो वर्ड आएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की मीनिंग क्या हुई, यूनिफॉर्म मीन्स होता है कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मीन्स क्या होता है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन आप जानते हो, तो अगर चाहे आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ना चेंज हो रहा हो, दोनों फिक्स हो, तो हम कहते हैं वो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है या कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। इस बात को आप सभी बच्चे हमारे साथ बोलेंगे, इफ द magnitude of acceleration and the direction of acceleration both does not change with the time, the acceleration is called
the एक्सेलरेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि जब भी एक्सेलरेशन का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो, दोनों फिक्स रहे, तो हम बोलते हैं उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर एग्जांपल बताइए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। हाँ बेटा, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जब किसी बॉडी को हम अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लगता है, क्योंकि वो अर्थ की वजह से लगता है, और उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता है, अगर बहुत हाइट पर बॉडी नहीं गई तो। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हो तो उसमें एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, डायरेक्शन किधर होती है, डाउनवर्ड, तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा 10 बना रहता है और डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड रहती है। तो ये एग्जांपल क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। तो मोशन ऑफ ए बॉडी वर्टिकली अपवर्ड, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल ले लो, जब कोई बॉडी डाउनवर्ड फॉल करती है, जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल करती है तो उस केस में उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है और उसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, उसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तब भी उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के 2 एग्जांपल बताइए, तो एक आप एग्जांपल दे सकते हो, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। दूसरा एग्जांपल आप दे सकते हो, मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ये दोनों एग्जांपल जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के एग्जांपल हैं। ओके। और जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव करती है तभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये अभी आगे हम आपको बताएंगे, इनको हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। तभी हम इसको अप्लाई कर पाएंगे जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही होगी। तो जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगी तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ध्यान रखना, गलती मत करना बच्चों, क्योंकि मैं चाहता हूं जो मिस्टेक मैंने की है लाइफ में हमारे ये अच्छे बच्चे ना करें, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। ओके। दूसरी बात, अब आप सोच रहे होंगे, आपके मन में क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा, हमारे ये बच्चे बड़े क्यूरियस होते हैं, इनके माइंड में बहुत क्वेश्चन उठता है आप लोगों के माइंड में, लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर देने वाला कोई नहीं होता है। कोई बात नहीं बेटा, हम हैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने वाले। जब भी आपके माइंड में कोई अपने करियर से संबंधित या सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन उठा करे तो आप हमें हमारे मैसेज पर या हमारे यूट्यूब पर या हमारे जो है ईमेल पर या हमारे उस पर आप जरूर संपर्क किया करें, और मैं उसका आंसर आपको दूंगा। मैं आपको जो है कमेंट के थ्रू आप जो है बताया करें, तो मैं आपको आपका आंसर जरूर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी क्यूरियोसिटी है, आपके अंदर तमाम क्वेश्चन अराइज होते हैं, और क्वेश्चन पूछने वाला हमेशा जो है ज्यादा ब्रिलियंट होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन सोचता है ना। तो बड़े अच्छे बच्चे हो कि कम से कम आप क्वेश्चन सोचते तो आप क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आपका आंसर दूंगा। ऐसे बच्चों का मैं वेलकम करूंगा। अब दूसरी बात आई, आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ठीक है, आपने कहा कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट का जो है वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, चेंज हो रहा होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, तब क्या करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए? बिल्कुल जायज क्वेश्चन है बेटा। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो उस केस में आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज नहीं करेंगे। क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज नहीं करेंगे। वहां आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप डिफिनेशन से उसको सॉल्व करो, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, इसको अप्लाई करो, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, इसका यूज करो। या तो अभी आप बड़े हो जाओगे तो मैं आपको बताऊंगा
जैसे आप प्लस करते हो, माइनस करते हो, डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, ऐसे एक डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो फिर हम ऐसे प्रॉब्लम को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। कैसे? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। बट डोंट वरी अबाउट दैट, इसके विषय में बिल्कुल चिंता न करना। अभी मैं आपको आगे चल करके ये बातें भी बताऊंगा कि कैसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो फिर हम इनको सॉल्व करें। हाँ, एक और क्वेश्चन आपसे लोग पूछते हैं, जरा अलर्ट कर दो, नहीं तो कहोगे हमारे सर ने नहीं बताया। लोग आपसे पूछते हैं कि क्या बेटा हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं? इसका आंसर यस या नो। सुन लो, आप जानते होगे, मैं जानता हूं अच्छे बच्चे हो, फिर सुन लो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब होती है तो वहां पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज होती है तो आप उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं कह सकते, आप उसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहोगे, आप उसे वेरिएबल एक्सेलरेशन कहोगे, आप उसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन कहोगे, और वहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन का एप्लीकेशन नहीं करोगे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये यूज नहीं करोगे। आगे मैं अभी बताऊंगा आपको, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की हेल्प लेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। रीजन, आपके 9th के सिलेबस में केवल वही क्वेश्चन दिए गए हैं जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हैं। नॉन यूनिफॉर्म का एक्सेलरेशन का डिस्कशन हम लोग IIT में करेंगे, NTSC में करेंगे, नीट में करेंगे, 11 में करेंगे, और जब कंपटीशन क्वालिफाई करेंगे, NDA बनेंगे, आर्मी ऑफिसर बनेंगे, तब उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वहां हम आपको पढ़ाएंगे। अभी आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। स्माइल प्लीज। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक्सेलरेशन को, हाँ एक बात और बता दूं बेटा, एसआई आप जानते हो कि एक एसआई सिस्टम होता है जिसमें हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर करते हैं, और अगर आप इसको सीजीएस सिस्टम में कहोगे तो एक्सेलरेशन की यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। क्या होती है? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ओके, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राफ क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब हमें मोशन को पिक्चर के थ्रू पढ़ना है, मत बताना कि पिक्चर दिखाते हैं सर। अब हम आपको पिक्चर दिखाएंगे और बताएंगे कि मोशन कैसे होती है। तो किसी भी मोशन को पिक्चर के थ्रू स्टडी करना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। वो पिक्चर कैसे बनेगी, चलो हम देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ क्या है? ग्राफ को कैसे डिफाइन करें? पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्राफ? व्हाट इज ग्राफ? हाँ बच्चों, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। हम समझ रहे हैं, बहुत सुन रहे होगे, बहुत कह रहे होगे कि ये तो पढ़ाते ही पढ़ाते रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, बी रिलैक्स। ओके, बिल्कुल अच्छे से बैठिए सभी लोग। ओके, मेडिटेट करिए। ओके, वेरी गुड। तो अब क्वेश्चन ये उठता है बच्चों कि ग्राफ क्या है? क्या ग्राफ क्या है? आप जानते हो कि हमारी डेली लाइफ में तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, जो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। तो वैसे जैसे हम आपका एग्जाम में सिलेक्शन आपके पढ़ाई के घंटों पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ स्टडी आवर्स पर डिपेंड करेगा, और आपके गाइडेंस पर डिपेंड करेगा। मीन्स आप कितने घंटे पढ़ते हो, कैसा टीचर आपको गाइडेंस करता है, और उसको आप कितने अच्छे से दिमाग में बैठाते हो। इसी तरीके से हमारे फिजिक्स में भी कई ऐसी क्वांटिटी हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, जैसे कि डिस्टेंस,
टाइम पर डिपेंड करता है। कोई बॉडी मोशन में होगी, अगर टाइम ज़्यादा चल होगा तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेगी, टाइम कम होगा तो डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगी। अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड करती है। तो जहाँ कहीं भी दो क्वांटिटी एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हों और एक को हम चेंज कर दें तो दूसरी कितना चेंज हो जाएगी, इसको अगर स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए ग्राफ का यूज करते हैं। तो ग्राफ जो है दो क्वांटिटी के बीच में हमें रिलेशन बताता है कि जब एक क्वांटिटी चेंज हो रही होगी तो दूसरी कैसी चेंज हो रही होगी है, इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ की डिफिनेशन क्या हो गई? ग्राफ इज अ सिंपल रिलेशन, ग्राफ इज अ simple relation that tells how one quantity changes when one is changed। ग्राफ हमें ये बताता है कि जब भी हम एक क्वांटिटी को चेंज कर दें तो उस पर डिपेंडेंट दूसरी क्वांटिटी कैसे चेंज हो जाएगी। ओके, अब चलो हम ग्राफ के कुछ नियम होते हैं, ये मैं आपको बता दूं। जब भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ हमेशा यहां हम डिस्कस करेंगे दो क्वांटिटी में प्लॉट किया जाता है। कितनी क्वांटिटी में बच्चों? टू क्वांटिटी में। ग्राफ हमेशा टू क्वांटिटी में प्लॉट किया जाता है। हम एग्जांपल के लिए बताएं, सपोज कर लो किसी बॉडी की डिस्टेंस यस है, टाइम टी है। डिस्टेंस यस है, टाइम टी है। तो आप डिस्टेंस और टाइम के बीच में प्लॉट कर सकते हो, या इसको पोजीशन टाइम कहते हैं। तो डिस्टेंस टाइम के बीच में प्लॉट कर सकते हो। एक क्वांटिटी डिस्टेंस हो गई, एक टाइम हो गया। या आप वेलोसिटी टाइम में प्लॉट कर सकते हो। एक क्वांटिटी वेलोसिटी हो गई, एक टाइम हो गया। या आप एक्सेलेरेशन टाइम में प्लॉट कर सकते हो। एक क्वांटिटी एक्सेलेरेशन हो गई, दूसरा टाइम हो गया। तो पहली बात क्लियर हुई बच्चों, हमेशा ग्राफ कितने क्वांटिटी के बीच में प्लॉट किया जाता है? दो। एक ही टाइम पर दो क्वांटिटी होनी चाहिए। कितनी क्वांटिटी? टू। एग्जाम्पल सपोज कर लो आपको डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, या एक्सेलेरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ हमेशा दो क्वांटिटी में प्लॉट किया जाता है। ओके, अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप सुनना। जब आप लोग तो बड़े टेक्नोलॉजी के हो, आप लोग बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट हो, आपको सब कुछ आता है। आप कंप्यूटर चलाते हो ना? हाँ चलाते हो, वेरी गुड। तो कंप्यूटर में आप क्या करते हो? कीबोर्ड से या कोई चीज टाइप करते हो कीबोर्ड पर, तो वो इनपुट हो गया। और फिर स्क्रीन पर कुछ लोग दिखने लगता है मॉनिटर पर, वो क्या हो गया? आउटपुट हो गया। तो हमेशा दो चीजें होती हैं, एक इनपुट एक आउटपुट। आप पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, इतनी देर मेरे क्लास को सुन रहे हो, गर्मी में बैठे हुए हो, इतनी दूर से आए हो, ये इतनी मेहनत करो, ये क्या है? आपका इनपुट है। कल को आप IITian बन जाओगे, कल को आप डॉक्टर बन जाओगे, कल को आप आर्मी अफसर बन जाओगे, कल को आप IAS बन जाओगे, कल को आप PCS बन जाओगे। वो क्या है? आउटपुट है। इनपुट आपकी मेहनत है, आउटपुट आपका रिजल्ट है। तो वैसे बेटा हमेशा दो चीज होती हैं, एक इनपुट एक आउटपुट। इनपुट वो होता है जिसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकें, आउटपुट वो होता है जो हमें बाद में रिजल्ट मिले। जैसे आप कितनी पढ़ाई करोगे, कितने घंटे करोगे, ये आपके बस में है, लेकिन आपका रिजल्ट क्या आएगा ये आपके बस में नहीं है ना, ये तो फ्यूचर में डिपेंड करेगा ना। तो इनपुट हो गया आपके पढ़ाई के घंटे, आउटपुट हो गया आपका रिजल्ट। वैसे यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस और टाइम की बात करें तो टाइम जो है, टाइम तो हमारे उसमें है, यहाँ इनपुट हो गया, और डिस्टेंस क्या हो गया? आउटपुट हो गया। मीन्स जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे डिस्टेंस चेंज होगी। तो डिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? टाइम पर। डिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? टाइम पर। तो यहाँ पर टाइम हो गया इनपुट वेरिएबल, क्या हो गया? इनपुट वेरिएबल। और ये डिस्टेंस हो गया आउटपुट। तो इनपुट ये हुआ, आउटपुट ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइम क्या हो गया? इनपुट हो गया। वेलोसिटी क्या हो गई? आउटपुट हो गई। यहाँ पर टाइम क्या हो गया? इनपुट हो गया, और एक्सेलेरेशन आउटपुट हो गया। तो सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, जिस
फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू हम अपने आप चेंज कर सकें उसे इनपुट कहते हैं या इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहते हैं, और जिस क्वांटिटी की वैल्यू उस पर डिपेंड करे उसे हम डिपेंडेंट क्वांटिटी कहते हैं या आउटपुट कहते हैं। तो हमेशा ग्राफ इनपुट और आउटपुट के बीच में बनाया जाता है। किसके बीच में? इनपुट और आउटपुट के बीच में ड्रा किया जाता है। तो इसका रूल क्या है? रूल ये है, बहुत ध्यान सुनना, इनपुट को हमेशा एक्स एक्सिस पर लिया जाता है। इनपुट को कहाँ लिया जाता है? एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस को हम इनपुट एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट एक्सिस कहते हैं, या हम इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट एक्सिस या रियल एक्सिस। तीन नाम है, चाहे आप इनपुट एक्सिस कहो या रियल एक्सिस कहो या एक्स एक्सिस कहो। और आउटपुट हमेशा वाई एक्सिस पर लिया जाता है। कहाँ लिया जाता है बच्चों? वाई एक्सिस पर। तो आउटपुट हमेशा वाई एक्सिस पर लिया जाता है, वहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। जैसे अब यहाँ ग्राफ प्लॉट करोगे तो एक्स एक्सिस पर टाइम लोगे, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस लोगे। यहाँ ग्राफ प्लॉट करोगे तो क्या होगा? यहाँ ग्राफ प्लॉट करोगे तो एक्स एक्सिस पर टाइम लोगे, वाई एक्सिस बताइए बच्चों क्या लोगे? वेलोसिटी लोगे। यहाँ पर अगर आप प्लॉट करोगे तो क्या होगा? एक्स एक्सिस पर टाइम लोगे, वाई एक्सिस पर क्या लोगे? एक्सेलरेशन लोगे। क्या लोगे? एक्सेलरेशन लोगे। तो ग्राफ प्लॉट करते समय बच्चों इस बात का जरूर ध्यान रखना कि हमें एक्स एक्सिस पर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी लेनी है, वाई एक्सिस पर कौन सी लेनी है। तो आपके सिलेबस में 3 ग्राफ हैं। एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक है आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो अब जब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करोगे तो टाइम को एक्स एक्सिस पर लेना, डिस्टेंस को वाई एक्सिस पर लेना। जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना तो टाइम को एक्स एक्सिस पर लेना, वेलोसिटी को वाई एक्सिस पर लेना। जब आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना, एक्सेलरेशन को वाई एक्सिस पर लेना, टाइम को एक्स एक्सिस पर लेना। अब ये तीनों ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। वेट फॉर दैट क्लास। ओके।